बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर नंबर 6 चैप्टर 6। आज के टॉपिक्स हैं सीक्वेंशियल सर्किट और आरएस लैच। पिछले चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट जो होता है वो एक ऐसा सर्किट होता है जिसकी आउटपुट सिर्फ और सिर्फ मौजूदा इनपुट्स पर डिपेंड करती है। अब देखते हैं कि सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में क्या होता है। सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में ये होता है कि जो हम कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स में इनपुट्स अप्लाई करते हैं हमारे पास आउटपुट आ जाती है। अब ये आउटपुट हमने एक मेमोरी के अंदर सेव रखनी है और जब नेक्स्ट इनपुट्स अप्लाई करेंगे ये जो पिछली आउटपुट थी वो भी एज ए इनपुट शामिल होती है। इसके अंदर अब दो इनपुट्स हो गई हैं, एक मौजूदा इनपुट्स और एक प्रीवियस आउटपुट, और अब हमारे पास एक नई आउटपुट आएगी। तो हम कह सकते हैं कि सीक्वेंशियल सर्किट ऐसा सर्किट होता है जिसकी आउटपुट मौजूदा इनपुट्स के अलावा सबका आउटपुट पर भी डिपेंड करती है, या आप सबका आउटपुट कह सकते हैं या सबका इनपुट्स भी कह सकते हैं। यानी कि मौजूदा इनपुट्स और सबका इनपुट्स दोनों पर हमारी आउटपुट डिपेंड करती है। ऐसे सर्किट सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट कहलाते हैं। और ये जो आउटपुट मेमोरी के अंदर सेव होती है, मेमोरी एलिमेंट्स, तो ये जो मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है इसका नाम है फ्लिप फ्लॉप, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फ्लिप फ्लॉप असल में एक स्टोरेज एलिमेंट है जो एक बिट को स्टोर कर सकते हैं। वो एक बिट 0 भी हो सकती है या 1 भी। देखते हैं जी दूसरा टॉपिक, आरएस लैच। आरएस लैच दो तरह इसको बनाया जा सकता है, डिज़ाइन किया जा सकता है। आरएस लैच असल में आर से बनता है रीसेट और एस से बनता है सेट, यानी कि ये सेट और रीसेट पर मुश्तमिल होती है। आरएस लैच को नैंड गेट से भी बनाया जा सकता है और नॉर गेट से भी बनाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि दो नैंड गेट हैं और वो क्रॉस कपल्ड हैं। क्रॉस कपल्ड इस तरह है कि ऊपर वाला जो नैंड गेट है उसकी आउटपुट निचले की इनपुट है और जो निचला नैंड गेट है उसकी आउटपुट ऊपर वाले नैंड गेट की इनपुट है। इसे फीडबैक कहते हैं। तो ये फीडबैक है और एक इनपुट ऊपर वाले की एस है और निचले वाले की आर। तो ये दो क्रॉस कपल्ड नैंड गेट हैं, इससे बनता है आरएस लैच। और दो ही आउटपुट्स हैं, क्यू और क्यू कम्प्लीमेंट। जो क्यू कम्प्लीमेंट है वो जस्ट क्यू का उलट है, कम्प्लीमेंट है। तो ये बन गया नैंड गेट आरएस लैच। दूसरी देखते हैं जी कि नार गेट से कैसे बनती है। नार गेट में भी उसी सिमिलर है कि दो नार गेट्स हैं और फीडबैक है, क्रॉस कपल्ड है। क्यू कम्प्लीमेंट जो है वो आर वाले नार गेट की इनपुट बन गया और जो क्यू आउटपुट है वो एस वाले की इनपुट बन गई है। इसमें ये फ़र्क है कि ऊपर आर है नीचे एस है। जो नैंड वाला था, नैंड वाली लैच में ऊपर एस है नीचे आर है, लेकिन इसमें ये डिफरेंस है कि ऊपर वाली इनपुट आर होगी और निचले वाली एस होगी, बाकी दोनों क्रॉस कपल्ड हुई है। अब इनकी वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग से पहले ये बता दूं कि जो नैंड गेट वाली है ये होती है लो एक्टिवेटेड। थोड़ी देर बाद मैं लो एक्टिवेटेड का भी बताऊंगा। और जो निचला आरएस लैच है वो है हाई एक्टिवेटेड। ऊपर वाली लो एक्टिवेटेड, नीचे वाली हाई एक्टिवेटेड। अब ज़रा देख लेते हैं कि एस और आर से क्या मुराद है, लो एक्टिवेटेड और हाई एक्टिवेटेड से क्या मुराद है। पहले इन दोनों टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि एस इनपुट सेट के लिए होती है और आर इनपुट जो है वो रीसेट के लिए। अगर एस एक्टिव होगा तो हमारे पास हमारी लैच या फ्लिप फ्लॉप जो है वो सेट हो जाएगा। सेट का मतलब है क्यू आउटपुट 1 हो जाएगी। और अगर आर इनेबल होगी तो फिर हमारी जो क्यू आउटपुट है वो 0 हो जाएगी। यानी कि रीसेट के केस में आउटपुट का 0 हो जाना और सेट के केस में आउटपुट का 1 हो जाना। अब देखते हैं कि हमारी एस और आर जो इनपुट है वो इनेबल या एक्टिव कब होती है। अगर जैसे ऊपर वाला नैंड गेट है ये कहलाती है लो एक्टिवेटेड आरएस लैच। इसमें एस और आर में से जिसकी वैल्यू 0 होगी वो इनेबल होगा। लो एक्टिवेटेड लैच में एस और आर में से जिसकी वैल्यू 0 होगी वो इनेबल होगा, वो एक्टिव होगा। और जो निचला है नार गेट वाली लैच, इसमें ये हाई एक्टिवेटेड होती है। इसमें जिसकी वैल्यू 1 होगी वो इनेबल होगा। यानी अगर आर 1 है तो रीसेट हो जाएगा, अगर एस 1 है तो सेट हो जाएगा। अब इन दोनों के ट्रूथ टेबल देते हैं, देखते हैं, वहाँ से आपको इसकी वर्किंग क्लियर होगी। पहले राइट साइड वाला नैंड गेट आर एस लैच, एस आर क्यू आउटपुट है और आगे एक्शन है। पहली लाइन में देखें अगर दोनों 0 0 हैं, ये लो एक्टिवेटेड होती है नैंड गेट वाली। अब
एस भी ज़ीरो हो गया, आर भी ज़ीरो हो गया, इसमें दोनों इनपुट्स इनेबल हो गई हैं। तो ऐसा अगर हो तो हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो ऐसी आउटपुट देता है जिसमें क्यू और क्यू कम्प्लीमेंट दोनों जो हैं वो सेम वैल्यू देते हैं। लिहाजा ये जो इनपुट्स हम अप्लाई नहीं करते इसको कहते हैं फॉरबिडन, क्योंकि क्यू और क्यू कम्प्लीमेंट एक वक्त में दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते या दोनों वन नहीं हो सकते। अच्छा जी, अब अगर दूसरी लाइन देखें, एस ज़ीरो आर वन है, अब एस ज़ीरो है इसलिए सेट हो जाएगा, इसलिए क्यू वन। अगली लाइन में आर ज़ीरो है, एस वन है, क्योंकि आर ज़ीरो है इसलिए रीसेट आउटपुट ज़ीरो। अब अगर दोनों वन वन अप्लाई किए जाएँ, क्योंकि ये लो एक्टिवेटेड है, ज़ीरो पर इनपुट इनेबल होती है, अब दोनों इनपुट्स इनेबल नहीं है, लिहाजा आउटपुट में कोई तब्दीली वाक़या नहीं होगी, इसलिए लिखा हुआ लास्ट स्टेट नो चेंज। लेफ़्ट साइड पर आ जाएं, अब नार गेट वाली देखते हैं। नार गेट वाली चूँकि लैच जो है वो है हाई एक्टिवेटेड, इसका मतलब ये हुआ कि जब पहली लाइन में ज़ीरो ज़ीरो होंगे, ना आर वन है ना एस वन है, दोनों इनपुट्स इनेबल नहीं है, तो लास्ट स्टेट नो चेंज। नेक्स्ट आर ज़ीरो एस वन, अब चूँकि एस वन हो गया इसलिए हमारी लैच सेट हो जाएगी, आउटपुट वन। नेक्स्ट तीसरी लाइन में आर वन है, अब रीसेट हो जाएगा, आउटपुट ज़ीरो। और आखिरी लाइन में आप देख सकते हैं दोनों वन वन है, अब दोनों इनपुट्स इनेबल हो गई हैं। जब दोनों इनपुट्स इनेबल होती हैं तो जो आउटपुट है क्यू और क्यू कम्प्लीमेंट दोनों की वैल्यू एक जैसी हो जाती है, इसे कहते हैं फॉरबिडन। इस कंडीशन को रेस कंडीशन भी कहते हैं। इस तरह हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।